नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश में हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे रहेगा जारी। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में करेगा अपील। जम्मू कश्मीर के मामले में इस तरह संसद का बढ़ता गया अधिकार, विपक्ष का विरोध सिर्फ सियासी। मोदी उपनाम मानहानि केस में झुकने को तैयार नहीं राहुल गांधी, कही ये बात। अभी भी रुलाएगा टमाटर, 300 रुपए प्रति केजी से अधिक हो सकती है कीमत। लिव इन रिलेशनशिप पर कोर्ट का बड़ा फैसला, ना करे ये गलती, मुश्किल में पड़ जाएंगे कपल। पीएम मोदी की एनडीए के सांसदों के साथ मीटिंग, इंडिया अलायंस पर बोले ये गठबंधन मजबूरी में हुआ, एक भी सदस्य मतलब नहीं बता सकता। अब समाचार विस्तार से। ज्ञानवापी के मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे जारी रहेगा। मुस्लिम पक्ष ने इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे जारी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी सर्वे मामले में आज बड़ा फैसला सुनाया है, लेकिन मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट के इस फैसले से खुश नहीं है। मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी सर्वे पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रीतिकांत दिवाकर ने एएसआई सर्वे पर फैसला सुनाया है। जानने की इससे पहले वाराणसी कोर्ट ने 21 जुलाई को एएसआई सर्वे का आदेश दिया था, लेकिन 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगा दी थी। अब मस्जिद कमेटी की अपील पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। जिला अदालत का फैसला तुरंत से प्रभावित होगा। हाई कोर्ट ने 27 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा था। हाई कोर्ट में एएसआई की दलील थी कि सर्वे की ढांचे को नुकसान नहीं होना चाहिए, सर्वे में खुदाई नहीं होगा। वहीं मुस्लिम पक्ष को सर्वे से ढांचे को नुकसान की आशंका है। हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद शुक्रवार से ज्ञानवापी का सर्वे फिर से शुरू होगा। हालांकि इससे पहले ज्ञानवापी परिसर में मिले हिंदू प्रतीक चिन्हों को संरक्षित करने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। ये याचिका राखी सिंह ने दायर की थी। याचिका में मांग की गई थी कि 3 अगस्त को यानी आज एएसआई सर्वे पर फैसला आने वाले अगर हिंदू के पक्ष में आता है, तब एएसआई सर्वे के दौरान ज्ञानवापी परिसर स्थित हिंदू प्रतीक चिन्हों को संरक्षित किया जाएगा, ताकि हिंदू प्रतीक चिन्ह एएसआई सर्वे के दौरान किसी तरीके से नष्ट न होने पाए। गौरतलब है कि ज्ञानवापी परिसर में पिछले दिनों जांच पड़ताल के दौरान कई जगहों पर हिंदू प्रतीक चिन्ह मिले थे, जिसमें त्रिशूल, डमरू और स्वास्तिक के निशान पाए गए थे, जिसके बाद से हिंदू पक्ष को आशंका थी कि ज्ञानवापी परिसर में मिले हिंदू प्रतीक चिन्ह को नष्ट किया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने अपील की थी कि हिंदू प्रतीक चिन्ह को संरक्षित किया जाए, ताकि भविष्य में सबूत को नष्ट ना किया जा सके। अनुच्छेद 370 अब इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ये बात अलग है कि केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट में है। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने जब विलय पत्र पर दस्तखत किए थे, उस समय भारत सरकार का विदेश, रक्षा और संचार को छोड़ किसी मामले में दखल नहीं था। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। 1947 में देश को आजादी मिलने के बाद रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। इसकी जिम्मेदारी तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के कांधों पर थी। 200 से अधिक रियासतों में किसी तरह की परेशानी नहीं आई, लेकिन जम्मू कश्मीर रियासत का मसला थोड़ा अलग था। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे और बहुसंख्या प्रजा का वास्ता मुस्लिम धर्म से था। ऐसे में पाकिस्तान को लगने लगा था कि इस खास रियासत के जरिए वो भारत को अस्थिर कर सकता है, और उसने ऐसा किया भी। जब कव्वालियों के भेष में पाकिस्तान सेना जम्मू कश्मीर में दाखिल हुई, तो हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद मांगी और बदले में भारत में विलय वाले दस्तावेज पर दस्तखत दिए। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिले, जिसे अनुच्छेद 370 के जरिए संरक्षित किया गया, लेकिन ये आर्टिकल बहस केंद्र में साल 2019 तक रहा। इस अनुच्छेद के रहने देने या हटाने के
मुद्दे पर 70 वर्ष तक रियासत चलती रही। हालांकि 5 अगस्त 2019 को संसद ने इस अनुच्छेद को हमेशा के लिए हटा दिया, जब जम्मू कश्मीर पर पूरी तरह से भारत सरकार का नियंत्रण है। बता दें कि 2019 के पहले विदेश, रक्षा और संचार को छोड़कर सभी विषय पर राज्य सरकार का अपना विधान था। अनुच्छेद 370 को हटाए जाने वाले याचिका के खिलाफ 5 जजों की पीठ में शामिल जस्टिस संजय किशन कौल कुछ इस तरह घटना का वर्णन करते हुए महाराजा हरि सिंह के दर्द को बताते हैं। उन्होंने सुनवाई के दौरान बताया कि 1947 में जब पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर को अशांत करने की नापाक कोशिश शुरू हुई, उस वक्त महाराजा हरि सिंह ने तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को चिट्ठी लिखकर बताया कि किस तरह से पाकिस्तान घुसपैठी घाटी को लहूलुहान कर रही है। इस तरह से बड़े पैमाने पर महिलाओं के साथ अत्याचार और रेप के मामले सामने आ रहे हैं। उनका दिल पीड़ा से भरा हुआ है। जंगली लोग राज्य को तहस नहस करने के लिए आ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर मोहम्मद अकबर लोन के पक्ष में दलील पेश करते हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि विलय पत्र के मुताबिक भारत सरकार का अधिकार सिर्फ विदेश, रक्षा और संचार मामले तक सीमित था। बता दें कि जम्मू कश्मीर आदेश संख्या 350 में 53 से अधिक बार संशोधन किए जा चुके हैं। इसका अर्थ ये है कि विदेश, संचार और रक्षा को छोड़कर शेष मामले केंद्र की तरफ से पर्याप्त दखल दे रहा है। जबकि 1957 में जम्मू कश्मीर की संवैधानिक सभा ने खुद के लिए अलग संविधान लागू किया था। कुल 54 आदेश से 52 आदेश को 1996 तक लागू किया गया। इसमें ज्यादातर ऑर्डर्स कांग्रेस के शासन के दौरान लागू किए गए। सिर्फ 2017 और 2019 वाले आदेश एनडीए सरकार से जुड़े थे। 2017 में शेष राज्यों की तरह जीएसटी जम्मू कश्मीर में भी लागू किया गया था और 2019 में अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया। 1950 के आदेश में कहा गया था कि भारत सरकार के पास ऐसे कानून बनाने की शक्ति होगी जो रक्षा और सशस्त्र बलों के सभी मामलों से संबंधित विषय पर जम्मू कश्मीर पर लागू होंगी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए अपने जवाब में राहुल गांधी ने ये साफ कर दिया है कि वो माफी नहीं मांगने वाले हैं। जी हाँ, ये जानते हैं विस्तार में कि क्या क्या कहा राहुल गांधी ने। मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया। अपने जवाब में राहुल गांधी ने लिखा कि मेरा स्टैंड हमेशा से यही रहा कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी की मुश्किलें फिलहाल खत्म नहीं हुई हैं। मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में अपनी याचिका पर शुक्रवार को होने वाली सुनवाई से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी उपनाम वाली टिप्पणी के लिए माफी मांगने से एक बार फिर इनकार कर दिया है। हालांकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आपराधिक मानहानि मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग की है। अपने जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि अपील सेशन कोर्ट में लंबित है, उसमें सफलता की संभावना भी है, इसलिए दोषी सिद्ध पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे। पुणेश मोदी ने सीधा उनका बयान नहीं सुना था। मेरे मामले को अपवाद की तरह देखा जा रहा है। मानहानि केस में अधिकतम सजा के चलते संसद सदस्यता गई है। पुणेश मोदी खुद मूल रूप से मोदी समाज के नहीं हैं। उन्हें इससे पहले किसी केस में सजा नहीं मिली है। माफी नहीं मांगने के चलते घमंडी कहना गलत है। बता दें कि इस मामले में मानहानि से जुड़े केस के चलते उन्हें संसद की सदस्यता गंवानी पड़ी। हल्फनामे में कहा कि रिकॉर्ड में कोई मोदी समाज या समुदाय का नहीं है। शिकायतकर्ता ने यह भी स्वीकार किया कि मोदी उपनाम विभिन्न अन्य जाति के अंतर्गत आता है। ये भी स्वीकार है कि नीरव मोदी, ललित मोदी और मेहुल चौकसी सभी एक ही जाति में नहीं आते हैं। गौरतलब है कि इससे पहले पुणेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी की उस अपील को खारिज करने का सोमवार को अपील की थी, जिसमें कांग्रेस नेता ने आपराधिक मानहानि के एक मामले में अपनी दोषी सिद्ध पर रोक लगाने का आग्रह किया है। पुणेश मोदी ने कहा था कि गांधी ने मोदी उपनाम वाले सभी लोगों को, खासकर गुजरात के मोदवाणिक जाति से संबंधित लोगों का अपमान किया है। सब्जी में टमाटर का जायका अब भी बजट से बाहर की बात है। बारिश में थोड़ी कमी के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि टमाटर के भाव कम होंगे।
लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। टमाटर को लेकर बाजार में अब भी गहमा गहमी का माहौल है। सब्जी में टमाटर का जायका अब भी बजट से बाहर है। बारिश में थोड़ी कमी के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि टमाटर के भाव कम होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। टमाटर को लेकर बाजार में अब भी गहमा गहमी का माहौल है। आने वाले कुछ समय तक टमाटर की कीमतों में राहत नहीं मिलती दिख रही है। इस क्रम के थोक विक्रेताओं का क्या कहना है वो भी जानना जरूरी है। आइए आपको बताते हैं थोक विक्रेताओं ने टमाटर की कीमत को लेकर क्या कहा है। इससे तो आप वाकिफ हैं कि टमाटर की कीमत में महीने भर से तेजी जारी है। सब्जी के थोक विक्रेता टमाटर कीमत को लेकर ज्यादा चिंतित हैं। आने वाले समय में टमाटर की कीमत को लेकर थोक व्यापारियों का मानना है कि उसकी कीमत 300 रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाएगी। थोक कारोबारियों ने स्पष्ट किया कि टमाटर की आवक कम है, जिसका अर्थ है कि इसकी कीमत में अभी इजाफा होगा। थोक व्यापारियों तक टमाटर की पहुंच कम होने का मतलब ये है कि इसकी खुदरा कीमत में भी बढ़ोतरी जरूर होगी। दिल्ली स्थित आजादपुर टमाटर एसोसिएशन के अध्यक्ष और कृषि उपज विपणन समिति के सदस्य अशोक कौशिक ने कहा कि पिछले 3 दिनों में टमाटर की आवक कम हो गई है, क्योंकि भारी बारिश के कारण उत्पादक क्षेत्र में फसल खराब हो गई है। उन्होंने कहा कि थोक बाजार में टमाटर के भाव 160 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 220 रुपए प्रति किलो हो गए हैं, जिसके कारण खुदरा कीमत भी बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि सब्जी के थोक विक्रेताओं को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि टमाटर, शिमला मिर्च और अन्य मौसमी सब्जियों की बिक्री भारी गिरावट आई है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र में भारी बारिश के कारण आपूर्ति बाधित होने से टमाटर की कीमत 1 महीने से अधिक समय से चढ़ी है। आजादपुर सब्जी मंडी के थोक विक्रेता संजय भगत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन और भारी बारिश के कारण सब्जियों के परिवहन में काफी कठिनाई हो रही है। उत्पादकों से सब्जियों को लाने में सामान्य से 6 से 8 घंटे अधिक लग रहा है। ऐसी स्थिति में टमाटर की कीमत लगभग 300 रुपए प्रति किलो तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि टमाटर और अन्य सब्जियां जो कि हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से आती हैं, उनकी गुणवत्ता में गिरावट आई है। हिमाचल प्रदेश में जुलाई में भारी बारिश होने से फसलों को नुकसान हुआ है। इस बीच मदर डेयरी अपने सफर स्टोर के जरिए टमाटर की बिक्री 269 रुपए प्रति किलो पर कर रही है। केंद्र सरकार 14 जुलाई से रियायती दर पर टमाटर की बिक्री कर रही है। इससे राष्ट्र राजधानी में खुदरा कीमतें नरम पड़ चुकी है, लेकिन आपूर्ति में कमी आने से कीमतें दोबारा बढ़ने लगी। आजादपुर कृषि उपज समिति के सदस्य अनिल मल्होत्रा ने कहा कि बाजार में टमाटर की आपूर्ति और मांग दोनों कम है और विक्रेताओं को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मल्होत्रा ने कहा विक्रेताओं को सब्जियों की आवाजाही में देरी, गुणवत्ता में गिरावट जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा ग्राहक टमाटर, शिमला मिर्च, फूल गोभी और पत्ता गोभी जैसी सब्जियां खरीदने से हिचकिचा रहे हैं। उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार टमाटर की खुदरा कीमत बुधवार को 203 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई, जबकि मदर डेयरी के सफर स्टोर पर कीमत 269 रुपए प्रति किलो थी। मदर डेयरी के प्रवक्ता ने कहा, असामान्य मौसम के कारण पिछले 2 महीनों से देश भर में टमाटर की आपूर्ति प्रभावित हुई है। पिछले 2 दिनों में आजादपुर मंडी भी आवक में भारी गिरावट आई है। कम आपूर्ति के कारण थोक बाजार में कीमतें तेजी से बढ़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप खुदरा कीमत पर भी असर पड़ा है। एशिया की सबसे बड़ी थोक फल और सब्जी मंडी आजादपुर मंडी में टमाटर की थोक कीमत बुधवार को गुणवत्ता के आधार पर 170 से 220 रुपए प्रति किलोग्राम रही है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में निर्णय में कहा कि 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। ऐसा करना न केवल अनैतिक होगा बल्कि अवैध भी होगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक निर्णय में कहा कि 18 वर्ष से कम आयु की व्यक्ति लिव इन रिलेशन में नहीं रह सकता। ऐसा करना न केवल अनैतिक होगा बल्कि अवैध भी होगा। न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिड़ला और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की पीठ ने 17 वर्षीय अली अब्बास और उसकी लिव इन साथी सोनाली यादव द्वारा याचिका को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा, लिव इन संबंध को विवाह की प्रकृति के संबंध में मनाने के लिए कई शर्तें हैं और किसी भी मामले के एक व्यक्ति को वयस्क होना चाहिए, भले ही पुरुष के विवाह योग्य आयु 21 वर्ष ना हो।
इसलिए कोई बच्चा लिव इन संबंध में नहीं रह सकता और ये कार्य न केवल अनैतिक होगा बल्कि अवैध भी होगा। अदालत ने कहा, आरोपी जो कि 18 वर्ष से कम आयु का है, इस आधार पर संरक्षण की मांग नहीं कर सकता कि वो एक वयस्क लड़की के साथ लिव इन रिलेशन में रहे। इस प्रकार वह अपने खिलाफ आपराधिक मुकदमा रद्द करने की मांग नहीं कर सकता क्योंकि उसकी गतिविधि कानून के तहत अनुमति योग्य नहीं है और अवैध है। इसने आगे कहा, यदि इसकी अनुमति दी जाती है तो हमारे समाज के हित में नहीं होगा और हम ऐसी गतिविधियों पर कानून की मुहर लगाने के इच्छुक नहीं हैं। दोनों याचिकाकर्ताओं ने अपनी संयुक्त याचिका में अदालत से लड़के के खिलाफ दर्ज प्राथमिक रद्द कराने का अनुरोध किया था। लड़के के खिलाफ कथित तौर पर लड़की का अपहरण करने का मुकदमा दर्ज किया गया। याचिका में लड़के को गिरफ्तार नहीं करने की भी अपील की गई है। ये प्राथमिक लड़की के परिजनों ने दर्ज कराई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार रात को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 48 सांसदों के साथ मीटिंग की। रिपोर्ट्स की माने तो सांसद की एनेक्सी बिल्डिंग में हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा कि गरीबी ही सबसे बड़ी जाति है, उनके लिए काम करो। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने आम लोगों के लिए कल्याणकारी योजना शुरू की है। सरकार का लक्ष्य गैर बीजेपी शासित राज्य में राज्य मशीनरी की मदद के बिना इन योजनाओं का लाभ जनता को देना चाहती है। मीटिंग के दौरान विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि गठबंधन मजबूरी में किया गया है, लेकिन एक विपक्ष सांसद आपको इंडिया का मतलब नहीं बता सकता। करीब 1 घंटे तक चली बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि जनता संभव हो सके अपने संसदीय क्षेत्र में रहे। उन्होंने सांसदों को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सक्रिय तैयारी शुरू करने की सलाह दी। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार के 9 साल पूरे होने पर जो जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है उसे लगातार आगे बढ़ाना है और पूरे जोश के साथ काम करना है क्योंकि चुनाव में अब कुछ महीने ही बचे हैं। पीएम मोदी ने बुधवार को पहले महाराष्ट्र भवन में उत्तर प्रदेश के काशी और अवध क्षेत्र के एनडीए सांसदों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह और अनुप्रिया पटेल और महेंद्र नाथ पांडे शामिल हुए। क्लस्टर 4 की दूसरी मीटिंग में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पौंडीचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप की संसद मौजूद रहे। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रहलाद जोशी और वी मुरलीधरन पांडे मौजूद रहे। पीएम मोदी का 10 दिन में एनडीए के सभी सांसद से मुलाकात का प्लान है। भाजपा ने एनडीए संसद को 11 क्लस्टर क्षेत्र में बांटा है। मोदी और सांसद के बीच बैठक की तैयारी केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, बीएल वर्मा, धर्मेंद्र प्रधान और शांतनु ठाकुर कर रही। 3 अगस्त को 5वें और 6ठे क्लस्टर की बैठक में बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 63 सांसद शामिल होंगे। 8 अगस्त को राजधानी महाराष्ट्र और गोवा के 76 सांसद से पीएम मोदी मुलाकात करने वाले हैं। 9 अगस्त को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, दादर और नगर हवेली, दमन और द्वीप के 81 सांसद से बातचीत करेंगे। इसके अलावा भाजपा जल्द ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के 31 सांसदों से पीएम की मुलाकात को तारीख तय करेंगे। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।